एलविश यादव का नाम सामने आने के बाद से बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अब तार बॉलीवुड से जुड़ते जा रहे हैं, सवाल यह है कि क्या ग्लैमर की हाई प्रोफाइल दुनिया में इस तरह के नशे का इस्तेमाल होता है। आज के बहस के सवाल क्या, जरा उसे एक एक करके जानिए। सबसे पहला सवाल नंबर 1, तेजी से क्यों फैल रहा है वेनम का कारोबार, यानी कि सांप के जहर का कारोबार इसे तेजी से क्यों फैलता जा रहा है। सवाल नंबर 2, क्या बॉलीवुड की पार्टियों में यह जहर बिकता है क्या, जिसके लीड्स या इनपुट्स मिल रहे हैं। सवाल नंबर 3, क्या सांप का जहर लेने का ट्रेंड बढ़ चुका है क्या नशा हाई प्रोफाइल करने की ये कोशिश है। सवाल नंबर 4, हाई प्रोफाइल नशे के बाजार में क्या माया नगरी शामिल है, क्या माया नगरी वो बाजार के रूप में तब्दील हो चुकी है। सवाल नंबर 5, क्या पूरा ड्रग्स सिंडिकेट चल रहा है क्या नेक्सस के तौर पर इसे इस्तेमाल किया जा रहा है क्या लोग पैसा कमाने के लिए इस तरह के सांपों का नशा बेच रहे हैं क्या। ये सारे सवाल हैं जो आज मौजूद हैं और इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई सारे मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करा दें। हमारे साथ ईला जुड़ गए जो कि वन्य जीव संरक्षणवादी हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं। हमारे साथ वेशभूषण है जो कि पूर्व एसीपी हैं दिल्ली पुलिस के। हमारे साथ मानवी तनेजा है, मॉडल हैं, और हमारे साथ बरखा त्रेहन है जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मैं शुरुआत वेदभूषण सर आप ही से करता हूं। ये मामला कल से लेकर आज तक जितना आपने देखा, आपको कहां जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एलविश यादव सामने आने के बाद अपनी बेगुनाही की बात भी कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो नोएडा की पुलिस है उसने कुछ सबूत सामने रखे और उसने ये बताया कि वो आखिर एलविश यादव के नाम तक कैसे पहुंची। क्या लग रहा है सर आपको इस मामले को देखकर? देखिए, ये बिल्कुल एक स्ट्रीट क्राइम था। कैलकाटा के अंदर जो बहुत ही नशेड़ी किस्म के आदमी होते थे, उनको सड़क पर बैठकर सपेरे उनकी जीभ के ऊपर डसकर उनको नशा देते थे। परंतु धीरे धीरे जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं, इससे पहले दिल्ली में भी एक बार इस तरह का जहर पकड़ा था पुलिस ने, गीता कॉलोनी पुलिस के अंदर, भुवनेश्वर के अंदर पकड़े गए थे। परंतु अब ये बड़े लोगों के बीच में पहुंच गया है, ये चलता चलता, क्योंकि अब जो जनरेशन है उसके बीच में नशे की इस तरह की हालत हो चुकी है कि वो शराब, स्मैक, चरस, गांजा, जो ट्रेडिशनल टाइप के जो हमारे ड्रग्स थे या नशे की चीजें थे, अब उनके ऊपर असर नहीं हो रही है। वो इतने बेअसर हो चुके हैं उनके लिए कि उनको इतना खतरनाक एक ड्रग्स की जरूरत है कि उससे भी ज्यादा बुरी हालत में पहुंच जाए। आपको याद होगा गोवा, मुंबई और बहुत से ऐसे इलाके हैं, इवन दिल्ली के अंदर कुछ फार्म हाउसेज हैं जहां इस तरह की रेप पार्टीज ऑर्गेनाइज होती हैं। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू ये सामने आ रहा है कि इसमें बॉलीवुड का भी कनेक्शन हो सकता है। सर मैं आपसे समझता हूं, क्योंकि ये इतना महंगा नशा होता है जो हर कोई कर नहीं सकता है, तो क्या इस नशे को हम ये मानकर चले कि हाई प्रोफाइल सोसाइटी के लोग और खासतौर पर जो ग्लैमर वर्ल्ड का नाम जुड़ रहा है वो लोग इसमें ज्यादा इन्वॉल्व है? हाँ बिल्कुल, मैंने बताया ना, पहले स्ट्रीट क्राइम था, बहुत छोटा था नशा, परंतु चूंकि बारे में जानकारी जैसे जैसे आम आदमी को आने लगी है, बड़े लोगों को आई, तो उनको लगा कि इस नशे को ट्राई करते हैं। उसी ट्राई करने की दिशा में अब ये जो व्यापार है, एक तो ड्राई पॉइजन है, एक पाउडर के रूप में पॉइजन है, ये आसानी से ट्रांसपोर्ट हो सकता है, पुलिस जल्दी से इसको डिटेक्ट नहीं कर सकती। इसकी जो स्मेलिंग है वो भी एक स्निफर डॉग्स के लिए पकड़ना मुश्किल है। ये तमाम जो चैलेंजेस हैं इस ड्रग्स को एक नए आयाम तक, अब करोड़ों रुपए किलो के हिसाब से इसकी कीमत है इंटरनेशनल मार्केट में। धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री के अंदर मैं अपने दर्शकों को सर एक चीज इस पर क्लियर करता हूं, जो 20 ml जहर मिला था, यानी कि जो विनम मिला था, जो सांपों का जहर मिला था, उसकी कीमत थी तकरीबन 3 से 3.5 लाख रुपए। जो वो पार्टी के दौरान जो जहर पहुंचा था, ये उसकी कीमत मैं आपको बता रहा हूं। तो सोचिए कितना महंगा, और इसे कौन कर सकता है। आम आदमी अगर सोचे भी करने का तो वो नहीं कर पाएगा। मैं बहुत जल्दी से मानवी जी आप ही के पास आता हूं। जिस तरह के तमाम अभी तक सूरत हाल इस पूरे केसेस में नजर आ रहे हैं, अब तो नाम बॉलीवुड का भी आ रहा है। कल तक आप बैठकर ये कह रही थी कि पूरी तरह से एलविश यादव क्लीन हो सकते हैं, लेकिन जो लीड्स मिल रहे हैं वो इशारा कर रहे हैं कि जिस तरह से तार जुड़े हुए हैं एलविश यादव के, हो सकता है कि बॉलीवुड की भी हाई प्रोफाइल पार्टियों में इसका इस्तेमाल किया जाता हो। नहीं देखिए, मैंने आज तक, मैं खुद एक फिल्म इंडस्ट्री से आती हूँ, मैंने आज तक ऐसी पार्टी नहीं देखी जहाँ पे इस तरीके से ऐसे कोई ड्रग्स पाए गए हो या ड्रग्स मिलते हो, या जिस हिसाब से अब कह रहे हैं स्नेक्स का जो जहर है ऐसा कुछ हो। ये सिर्फ एक बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश करी गई है। जैसे मैं हमेशा कहती आती थी कि बॉलीवुड सॉफ्ट टारगेट है, और एलविश कौन कर रहा है? ये बदनाम की कोशिश कौन कर रहा है? बदनामी की कोशिश कोई मोटिव तो होगा ना मैम बदनामी का? ये पूरा का पूरा सेटअप है। ये वो ऑर्गेनाइजेशन पे सेटअप है जिसपे खुद ही एक केस चल रहा है, उस पे खुद 100 करोड़ का नोटिस गया है कि वो काउस को बेचती थी। नहीं, क्या बात, नहीं, बात अलग नहीं है, बात अलग नहीं। यहाँ पे भी आप अपना सेलेक्टिव अप्रोच देखिए। सुनिए, आपसे नहीं पूछा, आप मानवी है। सुनिए, अगर आपने 5 लोगों को वहां पे अरेस्ट किया,
वहाँ पे आपने एलविश यादव को अरेस्ट क्यों नहीं किया? एलविश यादव को अरेस्ट कर लेते, क्योंकि ये बात ही थी नहीं। अरे भरका जी पढ़ के आती तो आपको पता लग जाता। वो जो वीडियो है वो 6 महीने पुरानी एक म्यूजिक एल्बम शूट की वीडियो है, उसमें कोई पार्टी नहीं हुई थी। वहाँ पे देखिए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं ऑफिशियल से जल्दबाजी। बरखा जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, मानवी जी मैं आऊंगा आपके पास, ठीक है एक एक करके बात करते हैं। बरखा जी मैं आऊंगा आपके पास, पूरा मौका होगा बात करने का हमारे पास। मानवी जी लेकिन सवाल ये कि बॉलीवुड को सॉफ्ट टारगेट क्यों किया जा रहा है? आप कह रही ना कि टारगेट हो रहा है, तो फिर सॉफ्ट टारगेट क्यों किया जा रहा है? अगर सॉफ्ट टारगेट ही करना है तो बड़े बड़े सितारे, फिर एलविश यादव क्यों? मैं आऊंगा इस पर बात करेंगे, मैं बात करेंगे इस पर। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। एलविश यादव कोबरा कांड में सबसे बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा है। जहरीली पार्टी के कोड वर्ड सामने आ चुके हैं, ये सूत्र बता रहे हैं। जहरीली पार्टी का कोड वर्ड किंग, यानी कि जहरीली पार्टी अगर होती थी तो उसमें कोड वर्ड रखा जाता था किंग। ये सूत्र बता रहे किंग का मतलब होता है कोबरा सांप। जो सूत्र बता रहे टाइम्स नाम नवभारत के पास कोड वर्ड की पूरी डिटेल्स हैं, वो डिटेल्स हम आपके सामने रखेंगे। हालांकि बॉलीवुड जगत से जुड़े हुए लोग, मानवी तनेजा क्योंकि खुद एक मॉडल है, इस बात से इनकार कर रही है, लेकिन ये एक बड़ा डेवलपमेंट है इस पूरे मामले पर। कोडवर्ड्स रखे गए हैं बाकायदा, जिसके आधार पर यह पार्टी की जाती थी, और कोडवर्ड्स में पार्टी अगर करनी होती थी तो बड़े सांकेतिक अंदाज में कह दिया जाता था किंग। अब मैं आपको बताता हूं कि कोडवर्ड्स हैं क्या पूरे। देखिए किंग ये सबसे बड़ा कोडवर्ड है जो हाथ लगाए, और बताया जाता है कि इसका मतलब होता था कोबरा सांप का जहर। अगला कोडवर्ड क्या है मैं आपको बताता हूं, इसका मतलब भी बताऊंगा आपको। दरअसल अगला कोडवर्ड है व्हाइट किंग, जहां जहरीला पाउडर या जहर के कैप्सूल को लेकर व्हाइट किंग उसे कहा जाता था। अगला कोडवर्ड वाटर किंग कहा जाता था अगला कोडवर्ड, और इसका मतलब होता था सांप के जहर की बूंदें। अगला कोडवर्ड किंग 24, यानी कि सांप का डंक। वो जो सांप के डंक मारने की बात कह रहे हैं ना हम, कि सांप का डंक सीधे लोग मरवा लेते थे ताकि नशा बेहतर हो, सांप के जहर का नशा हो, तो ये उसे कहा जाता था किंग 24। ये जो कोडवर्ड सामने आ रहे हैं मानवी तनेजा जी, ये डेवलपमेंट के तौर पर देखना चाहिए इस मामले में। जब पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है तो ये सारी चीजें निकलकर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से। देखिए मैं इनिशियली मैंने जैसे बोला कि पुलिस से कहीं ना कहीं बहुत जल्दबाजी हो गई, और उन्होंने बहुत जल्दबाजी में एफआईआर हो गई। जैसे कि एक प्रोसीजर होता है, जहां तक मेरी जानकारी है, कि पहले आप कंप्लेंट को रजिस्टर करते हैं और उसके बाद आप एफआईआर करते हैं। जब आपके पास जो फैक्ट्स होते हैं, फैक्ट्स को वैलिडेट कर लेते हैं या उसको वेरीफाई कर लेते हैं, तब आप उस पर एफआईआर करते हैं। इनिशियली एफआईआर हो गई, और बाद में पता लग रहा है कि वो जो वीडियो है वो 6 महीने पुरानी एक म्यूजिक एल्बम शूट के दौरान आप उस वीडियो को आधार तो बना रही है। नहीं मानवी जी, मेरे पास वक्त लिमिटेड है, मुझे ब्रेक पर जाना है, ताकि मैं चाह रहा हूं उससे पहले एक आध गेस्ट से और बात हो जाए। मानवी जी, आप जिस वीडियो की बात कर रही हैं वो तो टाइम्स नाम नवभारत ने भी चलाते हुए अपने दर्शकों को बहुत क्लियर कर दिया था कि वीडियो तो पुरानी है, लेकिन जो सांप पकड़े गए हैं, जो सपेरे पकड़े गए हैं, वो बिल्कुल ताजा और नए हाल फिलहाल की पार्टी से पकड़े गए। अगर सपेरे पकड़े गए हैं तो पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि वो, ठीक है वही तो कर रही है। लेकिन बरखा जी, ये जो सबूत सामने आए, जो चीजें सामने आई, जो बताती हैं कि हमारे समाज में कितने हाई प्रोफाइल तरीके से लोग नशाखोरी कर रहे हैं, क्या उन सबूतों को दरकिनार कर सकते हैं और बॉलीवुड को या फिर ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को पूरी तरह से क्लीन चिट दी जा सकती है? बरखा जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बॉलीवुड को तो कभी भी क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। अरे बॉलीवुड को आपको कुछ भी टारगेट होता है तो आप सीधा बॉलीवुड पे निशाना खींच देती हैं। ही गंदगी पूरे समाज में फैल रही है। लेट मी कंप्लीट अबाउट बॉलीवुड। आपके पास बॉलीवुड में काम करना है, मुझे बॉलीवुड में काम नहीं करना। मुझे बॉलीवुड की सच्चाई बताने दीजिए। बॉलीवुड में जितनी गंदगी है उससे समाज दूषित हो रहा है। उस आज बॉलीवुड को इससे इंस्पायर होकर लड़कियां लड़के पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन जो एल्विश के बारे में मैं कहना चाहती हूँ वो ये कहना चाहती हूँ कि एक यूट्यूबर है जो काफी इन्फ्लुएंशियल था, तो इसके ऊपर एक जांच होनी चाहिए। मैं ये अगर उनका कसूर पाया जाता है, अभी बहुत इनिशियल स्टेज है, एफआईआर हो गई है क्योंकि मेनका गांधी इन्वॉल्व थी, एफआईआर हो जाएगी। और लड़कों पे एफआईआर करनी तो 1 मिनट का काम है, बिल्कुल आसानी से हो जाती है। आप 100 नंबर घुमाए तभी भी एफआईआर हो जाएगी। आप बुलाइए पुलिस को घर में और उसी टाइम एफआईआर लिखा लीजिए। लेकिन एल्विश के ऊपर डिजिटल लिंचिंग बंद होनी चाहिए, क्योंकि वो एक नाम है, एक नाम है, प्रतिष्ठित नाम है, तो उसकी एक डिजिटल लिंचिंग ना करिए जब तक इन्वेस्टिगेशन में प्रूफ ना हो जाए कि एल्विश का हाथ था। ठीक है मानवी जी, बरखा जी मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ इला जी भी जुड़ी हुई है जो कि एक पर्यावरणविद है, वो इस मामले की गंभीरता को और अच्छे तरीके से बताएंगी कि ठीक है साहब, आप तो जहर ले रहे हैं और आप अपने ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन ये अत्याचार आप साथ ही साथ जानवरों पर भी कर रहे हैं। ये कितना बड़ा क्राइम है, उस पर बात करें। कि तस्करी होती थी वो कई बार विदेशों से भी होती थी।
अब सांपों का ये जहरीला रैकेट कैसे चारों तरफ फैला है मैं आपको समझाता हूं उसको, आप ग्राफिक्स के जरिए जरा समझिए इसे। देखिए, इंटरनेशनल लेवल पर यह जहर का कारोबार किया जाता था। खबर है कि थाईलैंड से इसकी तस्करी की जाती थी। सांपों की तस्करी न सिर्फ थाईलैंड से बल्कि बांग्लादेश, नेपाल से भी सांप लाए जाते थे। अब इनमें कौन कौन से सांप थे? इनमें ड्रैगन, K72, K76 जहर ये कोड नेम थे, यानी कि जो सांप आते थे उनका कोड नेम रख दिया जाता था और ये ड्रैगन, K72, K76 नाम से जाने जाते हैं। भारत में जहर का कोड वर्ड किंग था। गुजरात, राजस्थान, बंगाल तक में ये रैकेट फैला हुआ। सपेरों से लोकल पैडलर्स को जहर की सप्लाई की जाती थी और ऐसे में आप समझिए कि कैसे सिस्टमेटिक तरीके से ये पूरा कारोबार जो था वो चलाया जा रहा था। और चूंकि पहले भी जैसा कि हमने आपको बताया कि ये बहुत आसान नहीं, बहुत सस्ता नहीं है ये जहर जिस पर लोग आसानी से इसका नशा कर पाए, तो ये हाई प्रोफाइल पार्टीज में इस्तेमाल किए जाने वाला जहर था। हमारे साथ इला जुड़ी हुई है जो कि वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं। इला, आप जरा समझाएंगी कि ये पूरा नेक्सस कैसे काम करता होगा, क्योंकि ये बहुत छोटा नहीं हो सकता जिसमें कि हाई प्रोफाइल लोगों के नाम जुड़ रहे हो, जिसमें विदेशों से तस्करी की बात सामने आ रही हो। तो अगर आप ये मुझे समझा पाए कि ये पूरा नेक्सस काम कैसे करता होगा, ये तस्करी कैसे चलती होगी। जी, ये बात अभी निकली है कि ये जहर एक नार्कोटिक्स के तौर पे यूज किया जा रहा है। अब तक की हमारी लड़ाई जो रही है ये सपेरों के खिलाफ रही है, बिकॉज किसी भी जंगली जानवर को कैद रखना बेकानूनी है और किसी भी जंगली जानवर को के साथ कोई भी तरह का कारोबार बेकानूनी है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि एक सपेरा जो है एक इलीगल काम कर रहा है। अगर आपको सपेरा दिखता है तो आपको फौरन पुलिस को बुलाना चाहिए और वो गिरफ्तार होंगे, क्योंकि वो जो जानवर है वो एक प्रोटेक्टेड स्पीशीज है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आता है, सेक्शन 51 के अंदर, और इसमें 7 साल का जेल टाइम होता है। नाउ एज फार एज दिस नेक्सस इज कंसर्न, ये बहुत ही बड़ा काम होगा एंड आई एम श्योर द सीबीआई विल हैव टू गेट इन्वॉल्व्ड, बहुत सीरियस है। और अगर ये चैनल्स नेपाल के दौरान और बांग्लादेश के दौरान आ रहे हैं तो ये काफी डरावना है। ये टेररिज्म का भी एक जरिया है। एंड एज फार एज नार्कोटिक्स इज कंसर्न, आपने इसमें एक लोकल लेवल पर एक बात रखी कि ये सपेरे जो होते हैं इनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे ये बताइए, क्योंकि ये तो बहुत छोटे लेवल के लोग हैं। कई बार नागपंचमी पर लोगों के घर सांप लेकर पहुंच जाते हैं कि दूध पिला दीजिए साहब, कुछ पैसे ले लेते हैं। तो क्या ये उस स्तर से ही उठता हुआ एक कारोबार है जो कि जाकर थाईलैंड, नेपाल और दूसरे देशों से जुड़ रहा है? क्या ये उसी स्तर का है क्या? जी, हो सकता है। ये एक बहुत ही घिनौना कारोबार है और ये रीत रिवाज को रोकना पड़ेगा। हम सब अगर हिंदू हैं, जो भी हैं, लेकिन हमने ये सांप को दूध पिलाने का जो काम है ये बिल्कुल रोकना है। बिकॉज ये सपेरे क्या करते हैं, जंगलों से सांप को पकड़ के कैद रखते हैं बिना पानी, बिना खाने के, और उसके बाद जब ये बहुत ही भूखा सांप है तो फिर वो आपके घर पे लाएगा और आपको दूध पिलाएगा। तो वो पानी मान के दूध पीता है। दूध एक सांप के लिए नेचुरल फूड नहीं है। लेकिन इला जी, मेरा सवाल दरअसल ये है कि क्या ये जो छोटे छोटे सपेरे होते हैं, क्या वो सांप पकड़ते हैं और फिर उसको अपने आकाओं को देते हैं? तो क्या ये इंटरनेशनल स्तर पर ये तस्करी का पूरा स्केल है? हाँ, इनका बहुत ही डरावना एक बिजनेस है। और एक दूसरा चीज है कि ये इंडेंजर्ड स्पीशीज को एक्सपोर्ट भी करते हैं। काफी सारे देश में इनको, जैसे दुबई में इनका जो है बहुत ही महंगे दाम पे 4-4 करोड़ के लिए। ठीक है मैम, अब मुझे लगता है कि इस पर इन्वेस्टिगेशन पूरी होनी चाहिए, जो कंसर्निंग अथॉरिटीज हैं वो उस पर कदम उठाए। लेकिन वेदभूषण सर, थोड़ा मुझे अगर आप नेक्सस समझा पाए हमारे दर्शकों को, क्योंकि ये बहुत आसान नहीं हो सकता। अगर तार जुड़ जाए नेपाल से, अगर तार जुड़ जाए विदेशों से, तो इसका मतलब ये कि इसके पीछे हो सकता है कि बहुत संगीन टाइप के लोग जो हैं वो जुड़े हुए हों और हाई प्रोफाइल लोगों का इन्वॉल्वमेंट इसमें बताता है कि पैसा अच्छा खासा वसूला जाता होगा। देखिए, एक तो मैं आपके दर्शकों के लिए बता दूं कि ये जो मुकदमा नोएडा में दर्ज हुआ है ये पुलिस का सो मोटो एक्शन नहीं है। ये वन विभाग के डिप्टी फॉरेस्ट ऑफिसर द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया है। और अभी आपके चैनल पर बहस हो रही थी कि 6 महीने पहले का है। यदि 60 साल पहले का भी वीडियो है, जो कोई शिवजी के अवतार नहीं है, एलविश यादव के गले में सांप लटकाकर कोई ड्रामा कर रहे हैं, वो एक अत्याचार है जीव जंतुओं के साथ। इसीलिए वाइल्ड लाइफ एक्ट हिंदुस्तान में लागू है। पूरे आपके दर्शकों को याद है, इस दिल्ली पूरे हिंदुस्तान के अंदर सर्कस हुआ करते थे जिनमें जानवरों के साथ प्रताड़ना की जाती थी। उनको खुशी करने के लिए, पब्लिक को खुश करने के लिए उनको मारा जाता था, प्रताड़ना की जाती थी, चाबुक लगाए जाते थे। अब तमाम
तब चीजें बंद हो चुकी हैं। इस तरह की सर्कस अलाउड नहीं है। यदि एल्विश यादव ने 6 महीना नहीं 6 साल पहले भी इस तरह का ड्रामा किया है, ये तो सिर्फ पूरे मुद्दे को डाइवर्ट करने जैसा है। नहीं मानवी जी, मैं एक मिनट मैं चाहता हूं कि दर्शकों को ये चीजें क्लियर हो। सर, एल्विश यादव के उस वीडियो को लेकर तो सवाल भी नहीं उठा रहा है कोई। हो सकता है कि वहां पर जानवरों का इस्तेमाल सिर्फ शूटिंग के लिए किया गया हो सकता है उसके लिए बाकायदा परमिशन हो, लेकिन सवाल तो इस बात को लेकर है कि जो पार्टी चल रही थी, जो पार्टी प्रस्तावित की गई थी, उसमें सांपों का जहर बाकायदा बुलाया गया था। बिल्कुल सवाल उस बात को लेकर मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि पहले तो वहां पे कोई उसके जहर को डंक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, उसको नशे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाँ। और नशा भी उन लोगों को दिया जाता है जो इन पर आम ड्रग्स काम नहीं करते। तो ये उन नशेड़ियों के लिए है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री के या बिजनेसमैन हो। सर, इसका नेक्सस कितना गहरा मानते हैं आप? क्योंकि तार तो विदेशों तक भी जुड़ रहे हैं। नशा नहीं काम करता है, उनके लिए जहर काम करता है। वेदभूषण जी, इसका नेक्सस कितना गहरा मानते हैं आप? क्योंकि तार विदेशों से जुड़ रहे हैं। मुझे वेदभूषण जी से सिर्फ एक ही चीज पूछनी है कि वहां पे अगर 5 लोगों को आपने अरेस्ट किया तो एल्विश यादव को भी अरेस्ट कर लेते, क्योंकि इसको एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना बहुत मुश्किल फिर काम एल्विश को नहीं क्यों है। छोड़ा? क्योंकि मेरा यही कहने का मतलब है कि वहां पे एल्विश मौजूद ही नहीं था। जहाँ पे आगे पार्टी हुई थी वहां पे एल्विश नहीं है। उसको सिर्फ फंसाने की, इसके पीछे तमाम लोग भागा हुआ है, वो तो वीडियो अपनी डाल रहा है। उम्र में उसको आके कहे कि नोएडा के अंदर थाने के अंदर पेश हो जाए, उसको कौन किसने भगा दिया? उसको फिल्म्स के ऑफर आ रहे हैं, उसका म्यूजिक वीडियो एल्बम आ रहा है, लोग उसको इतना पसंद कर रहे हैं। तो यही कुछ लोग जो नफरती चिंटू इस वक्त एक्टिव हो जाते हैं कि अब उसको फंसाओ। यहाँ मैं रेफरेंस देना चाहती हूँ आरिफ खान के केस। नहीं, बड़े-बड़े हीरो फिल्म इंडस्ट्री के जेल में गए। फिल्म इंडस्ट्री के बड़े-बड़े हीरो हीरोइन जेल में भी रहे। खान के केस में भी पॉपुलैरिटी से इसका मतलब नहीं कि वो अपराध करने की, क्योंकि जैसे मैं कहती हूँ हमेशा बॉलीवुड में अच्छा सर, एक मिनट, मुझे लगता है मानवी जी मुझे लगता है आप जो बातें कह रही हैं ठीक है। अगर जो आप बातें कह रही हैं अगर ये ठीक वैसा ही है तो आपकी बातों के तथ्य और आधार को गिना जा सकता है, लेकिन वो बातें वैसी है नहीं ना मैम। देखिए क्या हुआ, नहीं मानवी जी, एक मिनट मानवी जी, मुझे लगता है इससे कंफ्यूजन बढ़ेगा। मैं बताता हूं आपको, इस पूरे मामले में जो पुलिस कार्रवाई कर रही है उसके लिए एक एनजीओ लगा था, एनजीओ की शिकायत, उसके बाद कार्रवाई, ठीक है इसमें जांच होनी चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि जो शख्स पकड़ा गया राहुल, सीधे तौर पर कनेक्शन जो है वो एल्विश यादव से, तो अगर वो नाम ले रहा है तो जरूरी थोड़ी है कि उसको वहां पर होना जरूरी है और इसी के बाद पुलिस कार्रवाई करेगी। बरखा जी, अगर एल्विश यादव का नाम सामने आया तो पार्टी में होना जरूरी है क्या एल्विश यादव का? बिल्कुल नहीं। एल्विश यादव का अगर नाम दिया गया है तो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये पुलिस का काम है। मीडिया का बैठ के कोई भी डिबेट में बैठ करके क्लीन चिट किसी को नहीं दे सकता। एक बकायदा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जल्द होनी चाहिए। जो कसूरवार पाए जाए उन्हें तिहाड़ जेल भेजा जाए, जिससे कि ऐसी पार्टी को रोका जा सके। और ये बहुत बड़ा नेक्सस है। अनुराग जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि इसके तार विदेशों में पाए जा रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपए का लेन देन हो रहा है। इसे रोकने की जरूरत है। सिर्फ बातचीत से मसला हल नहीं होगा। ये बहुत ही गंभीर समस्या है और सरकार को इसके ऊपर एक्टिव होना पड़ेगा। एल्विश हो या कोई भी हो, संज्ञान करके इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। नहीं मानवी जी, मुझे एक बात बताइए कि अगर घटना स्थल पर एल्विश यादव नहीं है तो क्या ये क्लीन चिट देने का सबसे आसान तरीका है क्या? मतलब कोई घटना स्थल पर नहीं हो तो वो कभी दोषी नहीं हो सकता क्या? देखिए एफआईआर बिना फैक्ट्स के नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसे कोई भी उठ करके कोई भी सेलिब्रिटी को एफआईआर कर दे, कोई भी नेता को एफआईआर कर दे, तो हो सकता है कि जांच टीम ने इन्वेस्टिगेट किया हो, एल्विश यादव की संलिप्तता पाई हो। अभी इसीलिए शाम तक जो पुलिस ऑफिशियल्स थे जो अभी के चैनल पे बयान दे रहे थे, शाम तक उनका जो बयान था वो यूटर्न ले लिया था। उन्होंने कहा कि अब हम ये जो वीडियो है पहले उसको वैलिडेट करेंगे, ऑथेंटिकेट करेंगे और फिर कोई एक्शन लेंगे। ये देखिए ऑफिशियल, अब आप बरखा जी को ऑफिशियल्स भी गलत लगेंगे। आप बरखा जी वीडियो का तो सवाल ही नहीं है मैम, ऑफिशियल्स हैं वो भी गलत लगेंगे। तो वीडियो का ही सवाल है। अगर एल्विश वहां पे प्रेजेंट ही नहीं है तो आप उसे गिरफ्तार कैसे करेंगे, पहले ये बता दीजिए। वीडियो तो एक म्यूजिक एल्बम शूट का है। अगर एल्विश यादव सुनिए कान को साफ करके सुनिए, अगर उस पार्टी में मौजूद नहीं है, मौके वारदात पे है, वहां पे जहाँ पे ये सांपों का ये सब जहर का काम हो रहा है, वहां पे एल्विश नहीं है, तो आप उसे क्यों गिरफ्तार करेंगे? आप उसे कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं? आपको समझना जरूरी है। लेकिन नहीं मानवी जी, एक मिनट, अच्छा बरखा जी और मानवी जी, नहीं बरखा जी और मानवी जी, देखिए एक मिनट, अभी उत्तर प्रदेश का एक केस सामने आया था जिसमें अतीक अहमद के गुर्गों ने जाकर हत्या कर दी थी।
फिर अतीक अहमद तक जांच पहुंची, तो उसमें अतीक अहमद थोड़ी हत्या में शामिल था कि अतीक अहमद हत्या में शामिल नहीं तो उसको गिरफ्तार नहीं करेंगे। गजब कर रही हैं, इतने बड़े लेवल का आदमी अलविश यादव, वो अपने जूनियर को नहीं भेज सकता है क्या? मैं वेदभूषण जी आपके पास आता हूं, वो कानूनी कार्रवाई को लेकर सर क्लियरेंस जरा दीजिए, क्योंकि लोग पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि वो हो सकता है सेल्फ मोटिवेटेड हो सकता है पॉलिटिकल मोटिवेटेड हो। जब इस तरह की पुलिस कार्रवाइयां करती तो उसके पीछे के आधार कितने पुख्ता होते सर, जरा बताइए। देखिए, तमाम जो कनेक्शन से खगाले जा रहे हैं, क्यों इतने सारे सपेरों के साथ में उनके किंग बने हुए थे, वो कोबरा किंग कोबरा थे, शिव जी का अवतार थे, क्या थे कि इतने सारे लोगों के साथ उनके कांटेक्ट निकल कर आ रहे हैं, उनकी लोकेशंस चेक की जाएंगी, कांटेक्ट उनके बैंक डिटेल्स खाते लिए जाएंगे कि कहां से उनके पास पैसा आ रहा है, तक उनकी लोकेशन चेक की जाएंगी कि किन रेप पार्टियों में गए थे नहीं थे। अभी तो इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत हुई है, उनको एकदम से सर्टिफिकेट दे देना, चूंकि वो बहुत बड़े यूट्यूबर बन गए थे, बहुत परिचित थे, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बड़ा नाम था, इसलिए उनको एकदम पाक साक कहना अभी ठीक नहीं है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, एकदम से हम सर्टिफिकेट देते कि एलविश यादव बिल्कुल दूध के उनके पॉलिटिकल कनेक्शन थे, उनके राजनीतिक कनेक्शन थे, बड़े मशहूर आदमी थे, इसलिए वो अपराध में नहीं हो सकते। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज अरेस्ट हुई हैं, बॉम्बे की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज के खिलाफ मुकदमे चले। आपको याद होगा, मैं नाम गिनाना शुरू करूंगा तो बहुत लंबी फहरिस्त है, परंतु पूरे हिंदुस्तान को पता है कि फिल्म इंडस्ट्री में जो सेलिब्रिटीज हैं उनको क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। बड़े बड़े लेवल पर लोग अरेस्ट हुए हैं, बड़ी सारी जानकारियां उनके बारे में है, तो थोड़ा इंतजार करें। इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत है और पुलिस ने ये मुकदमा वन विभाग की तरफ से दर्ज किया है, ना कि पुलिस ने अपने आप से। ठीक है, लास्ट 10 सेकंड बरखा जी, कोई आदमी आप जो बात कहना चाह रही प्लीज कर लीजिए। वेद सर, एक मिनट, बरखा जी कुछ कह रही हैं, लास्ट 10 सेकंड बरखा जी। देखिए, साफ में पूरा मुद्दा है, बहुत गंभीर है, इसके ऊपर जो भी कार्रवाई होगी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही होगी। लेकिन इसमें से कोई नकार नहीं सकता कि किसी के ऊपर भी, वो एल्विश हो या कोई और नेता हो, अभिनेता हो, पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस हो,